तो मिशन वेस्ट यूपी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे। वो यहां पर माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस कार्यक्रम में अमित शाह के साथ सीएम योगी भी मौजूद होंगे। ये स्टेट यूनिवर्सिटी 92 करोड़ की लागत से बनेगी। तो आज सहारनपुर को बड़ी सौगात मिलने वाली है। माता शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर आएंगे और करेंगे, और इसको लेकर काफी तैयारियां की गई है। बता दें 92 करोड़ की लागत से ये बनकर तैयार हो रहा है। दोपहर 1 बजे के करीब अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ सीएम, डिप्टी सीएम सभी मौजूद होंगे। तो इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हम अब बता दें आपको, दोपहर 1 बजे पहुंचेंगे अमित शाह सहारनपुर। यहां पर शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने वाले हैं और इसको लेकर काफी तैयारियां की गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी भी यहां पर मौजूद होंगे, डिप्टी सीएम भी यहां पर मौजूद होंगे। बताया जा रहा है 92 करोड़ की लागत से ये यूनिवर्सिटी जो है वो बनकर तैयार होगी। बातचीत करने के लिए उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए सहारनपुर से। उमेश, किस तरह की तैयारी शाह के आने की, और आज एक बड़ी सौगात सहारनपुर के लोगों के लिए, बच्चों के लिए? जी हाँ, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए आज सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत सहित समूचे वेस्ट यूपी को आज सबसे बड़ा तोहफा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने जा रहे हैं। यहां राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है। मां शाकंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास यहां पर होगा। तकरीबन 1 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। आपने तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बड़ा पंडाल यहां पर बनाया गया है और नारा दिया गया है, शिक्षा से प्रगति, देश की उन्नति। और छात्र छात्राओं में जबरदस्त खुशी की लहर है। हम कुछ छात्र छात्राओं से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस तोहफे को लेकर वो क्या सोचते हैं। बेटा, आप ये बताइए, आज सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है राज्य विश्वविद्यालय का, कितना खुश हैं आप? हम बहुत खुश हैं। जैसे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, यहीं पे ही पढ़ाई होगी आगे से। फिर अभी तो हम 10th क्लास में हैं, इतना हमारा टाइम आएगा, इतना तो बनी जाएगी यूनिवर्सिटी। ये बन ही जाएगी यूनिवर्सिटी। बेटा, आप क्या कहेंगे, कितना बड़ा तोहफा है? आपके चेहरे की मुस्कान सारी कहानी बयां कर रही है कि राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा मिलने जा रहा है सहारनपुर को, वेस्ट यूपी को। आप पढ़ रहे हैं, छात्राएं हैं, और आज जबकि गृह मंत्री खुद यहां पर पहुंच रहे हैं, ये तोहफा दे रहे हैं। कितना एक्साइटेड है, कितना उत्साहित है आप? बहुत खुश हैं हम, बहुत। और सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनकी वजह से आज हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनेगी। हमने कभी सोचा भी नहीं था, वरना कि हमारे यहाँ पे कभी ऐसा भी हो जाएगा। बहुत खुश हैं हम। सीएम साहब को बहुत बहुत वेरी वेरी गुड धन्यवाद। थैंक यू बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और कुछ युवाओं से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर इतने बड़े तोहफे को लेकर क्या सोचते हैं युवा, क्या सोचते हैं छात्र। आप ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आज कितना बड़ा दिन है आपके लिए, वेस्ट यूपी के लिए कितना बड़ा दिन है? सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है आज। बहुत तगड़ा तोहफा है जी। आज जबकि राज्य विश्वविद्यालय का तोहफा शिक्षा से प्रगति, देश की उन्नति, यही नारा दिया जा रहा है। आप लोग छात्र हैं, इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता वेस्ट यूपी के लिए? ना जी, इससे तगड़ा तोहफा नहीं है। 400 प्लस सीट देंगे कोई युवा, देश का युवा, उत्तर प्रदेश का युवा 400 सीट योगी साहब को देने वाला है। इतना तगड़ा तोहफा है। हम कुछ और छात्राओं से बात करते हैं, छात्रों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि आज कितना बड़ा तोहफा है, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, और राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास आज यहाँ पर होने जा रहा है। मां शाकंभरी देवी के नाम से राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास होने जा रहा है। कितना खुश हैं, कितना एक्साइटेड हैं, और कितना बड़ा तोहफा आप छात्र होने के नाते से मानते हैं? जी, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बहुत बड़ा तोहफा है ये। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की शिलान्यास होने वाला है आज। लोगों को, जैसे कि अभी मैं जाते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अभी यहीं वही सुविधाएं मिल जाएंगी काफ़ी बार उसके 12th के बाद। तो यही बस बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। बहुत बड़ा तोहफा है, और आप इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दे रहे हैं, गृह मंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं कि आखिरकार वो दिन आया जिसकी मांग वर्षों से की जा रही थी, दशकों से की जा रही थी कि सहारनपुर को राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास यहाँ पर होना चाहिए, तोहफा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे जो बिल्कुल उमेश, तो कहा जा सकता है कि बच्चों में खुशी की लहर है। अभी बच्चे 10वीं या 12वीं में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि जब तक वो कॉलेज में जाएंगे तब तक ये यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी, और एक बड़ी सौगात सहारनपुर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
और डिप्टी सीएम केशव मौर्य आज कौशाम्बी के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर विभाग की बैठक कर रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने मथुरा मंदिर के बयान को लेकर एक बार फिर से दोहराया। केशव मौर्य ने कहा कि अयोध्या में रामलला के मंदिर के बाद काशी में भव्य कॉरिडोर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। वहीं केशव मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। अरे उसमें क्या है, अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बन रहा है। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा, इसके पीछे और कुछ नहीं। क्या चुनाव के एजेंडे में होगा? भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। मैं राम भक्त हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं भगवान कृष्ण जी का भक्त हूँ, और एक भक्त के रूप में अपने भाव को प्रकट किया। देखिए, राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति जो करने वाली हैं, जो लगातार श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, अब वही रामलला के चौखट पर मत्था टेकने के लिए जा रहे हैं। और आने वाले समय में यही दृश्य आप काशी में देखेंगे, यही दृश्य आप मथुरा में देखेंगे। और वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केशव मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। ये हार स्वीकार कर लिए हैं, जो लोग हार स्वीकार कर चुके हैं वही ऐसा बयान दे सकते हैं। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केशव मौर्य की बातों का विरोध किया है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ओर से विधानसभा चुनाव के नजदीक दिया गया ये बयान, अयोध्या और काशी में मंदिर निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये बीजेपी के हार की आम धारणा को पुख्ता करती है। इसके इस आखिरी हथकंडे से, यानी कि हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। और उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। बुंदेलखंड में अखिलेश की समाजवादी विजय रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है और वो महोबा से झांसी जाएंगे। इससे पहले कल अखिलेश ने बांदा में ये अपनी रथ यात्रा के दौरान अखिलेश जगह जगह रोड शो और जनसभाएं भी कर रहे हैं। तो आज महोबा से झांसी की तरफ अखिलेश की विजय रथ यात्रा निकलेगी और इस दौरान वो लोगों से मुलाकात भी करते जाएंगे और साथ ही साथ बीच बीच में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर आज एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आगमन हो रहा है। वो यहां पर गिन्नौट बाग में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा बार विकास खंड के वीर गांव पहुंचकर महाराजा खेत सिंह की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले हैं। अखिलेश के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। पूरे शहर को झंडे और बैनर, साथ ही साथ पोस्टर और होर्डिंग से भी पाट दिया गया है। और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी की आज मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली है। प्रियंका इस दौरान जनसभा को संबोधित भी करेंगी। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उनके साथ होंगे। इसके अलावा पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भी इस दौरान प्रियंका के साथ मौजूद होंगे। प्रियंका गांधी यहां कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को 2022 चुनाव में जीत के लिए टिप्स देंगी। वहीं इसकी तैयारियों के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता मुरादाबाद पहुंच चुके हैं। 11 बजे प्रियंका गांधी हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस, यानी कि कुछ देर में पहुंचने वाली हैं। सर्किट हाउस से वो बुद्धि विहार की रैली स्थल तक जाएंगी। प्रतिज्ञा रैली के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम आपको बता दें कि इससे पहले 15 नवंबर को प्रियंका मुरादाबाद के दौरे पर आने वाली थी, लेकिन वायरल फीवर होने के चलते उनका दौरा रद्द हुआ था। जो मुरादाबाद ब्रास इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है, बुनकरों के नाम से जाना जाता है, जिसकी पहचान की परिधि किसानों से जुड़ी हुई है, नौजवानों के रोजगार से जुड़ी हुई है, यहाँ आकर किसानों के लिए, बुनकरों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करेंगी। और निश्चित तौर से जो उत्साह, जोश और विश्वास और भरोसा दिख रहा है, हमें उम्मीद है कि जन जन की है यही पुकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार।
तो आज मुरादाबाद में प्रियंका की रैली होने वाली है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू यही बता रहे थे कि किस तरह से उनका कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। यानी प्रियंका यहां पर पहुंचेंगी, साथ ही साथ तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे और प्रतिज्ञा रैली में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। और इटावा जिले के सफई थाना क्षेत्र में एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी पत्नी से झगड़े के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि झगड़े के बाद पत्नी कहीं चली गई थी और लौट के आने के बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया, जिस पर पति ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि दोनों ने काफी पहले लव मैरिज की थी, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच अनबन लगातार चलती रहती थी। और चमोली से खबर है, जहां पर पहाड़ों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर अब दिखने लगा है। जोशीमठ में कड़ाके की ठंड के बाद यहां पर नीति घाटी के ऋषिगंगा नदी की तस्वीरें सामने आई है, जिस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर बर्फबारी के बाद प्राकृतिक झरने जम गए हैं और तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की गई है। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच में अब तेजी आ गई है। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की जांच तेज कर दी गई है। विजिलेंस ने निर्माण से जुड़ी फाइल को तलब किया है। नोएडा अथॉरिटी ने विजिलेंस को अब फाइलें सौंप दी है। अफसरों और कर्मचारियों की सूची भी तलब की गई है। 2009 से 2012 के बीच तैनात कर्मियों की सूची मांगी गई है। तो विजिलेंस जांच अब इसको लेकर तेज कर दी गई है। बता दें कि नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की जांच में अब तेजी लाई गई है। विजिलेंस ने निर्माण से जुड़ी तमाम फाइलें नोएडा अथॉरिटी से तलब की थी, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने विजिलेंस को तमाम फाइलें सौंप दी है। इसमें अफसरों और कर्मचारियों की सूची भी तलब की गई है कि कौन 2009 से 2012 के बीच में कर्मचारी यहां पर तैनात थे, उनकी सूची है ये, जिसके बाद अब विजिलेंस अपनी जांच तेज करेगी। नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल को लेकर ये जांच है, विजिलेंस की जांच है, जिसमें अब तेजी आई है। बताया जा रहा है कि नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। निर्माण से जुड़ी तमाम फाइलें अब तलब की गई है नोएडा अथॉरिटी से, जिसके बाद विजिलेंस को ये जो फाइल्स थी वो सौंप दी गई है। अफसरों और कर्मचारियों की सूची भी तलब की गई है। 2009 से 2012 के बीच में कौन कौन से कर्मी इसमें तैनात थे, उन सब की सूची सौंपी गई है, जिसके बाद अब जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो इसमें अपनी जांच में तेजी लाएगा। तो स्मारक घोटाले की विजिलेंस जांच और इस जांच को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी से विजिलेंस ने तमाम फाइलें तलब की है, जिसके बाद उन्हें फाइलें सौंप दी गई है। इसमें बताया जा रहा है कि 2009 से 2012 के बीच में जो भी कर्मचारी यहां पर तैनात थे, उनकी सूची है और उन्हीं की सूची मांगी गई है विजिलेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके बाद अब इनसे पूछताछ होगी। और दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के वकील ने टास्क फोर्स बनाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है इसको लेकर। स्कूल खोले जाने पर दिल्ली सरकार को फटकार। आदेश के अनुपालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है, क्योंकि कोई ठोस बातें यहां पर नहीं रखी गई है, जिसके बाद अब ये कहा गया है याचिकाकर्ता के वकील, यानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। याचिकाकर्ता के वकील ने टास्क फोर्स बनाने की मांग की है, क्योंकि जिस तरह का काम जो आसपास के राज्य हैं उनको करना चाहिए था, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उन्होंने उस तरह की बातें नहीं रखी है। अब इसके बाद टास्क फोर्स बनाने की मांग हो रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, क्योंकि इस बीच स्कूल बंद करने की बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्कूल खोल दिया, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। सख्त दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों स्कूल खोला गया, इसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया, और प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चिंता भी जताई गई है। और उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड का संक्रमण बढ़ने लगा है। बुधवार को प्रदेश में 53 नए केस सामने आए, जिससे नैनीताल में 29, हरिद्वार में 14, देहरादून में 8, पौड़ी में, पिथौरागढ़ में एक मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि 4 महीने बाद आज सबसे ज्यादा केस आए हैं। इससे पहले 28 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 63 मामले सामने आए थे, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ गई है। 53 नए केस आज सामने आए हैं।
वहीं हल्द्वानी में पीएसी के 23 जवानों को कोविड पॉजिटिव पाए जाने से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ये सभी जवान आईआरबी बेल पड़ाव सेंटर में तैनात थे और रैपिड एंटीजन टेस्ट में सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। इन सभी जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है। तो उत्तराखंड के लिए चिंता की बात है, एक ही दिन में 53 मामले और बताया जा रहा है कि हल्द्वानी में पीएसी के 23 जवान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं और अब इसे लेकर चिंता हो रही है। ये सभी जवान आईआरबी बेलपड़ाव सेंटर में तैनात थे। इनका रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ है जिसमें ये सभी के सभी पॉजिटिव पाए गए हैं। और खबर ललितपुर से लेते हैं, जहां पर एक शराबी ने हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो क्रिएट कर दिया। बताया जा रहा है कि एक शराबी युवक ने अपनी बात मनवाने के लिए कुएं में छलांग लगा ली। इसके बाद मोहल्ले में अफरा तफरी मच गई। बाद में किसी तरह से ग्रामीणों ने रस्सियां डालकर शराबी को बाहर निकाला। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी बात को लेकर जब इसकी बात नहीं मानी गई तो इसने कुएं में छलांग लगा दी और फिर बड़ी मशक्कत के बाद वहां पर जो भी ग्रामीण थे वो वहां पर पहुंचे, रस्सियां डाली गई और इस युवक को बाहर निकाला जा सका। और चीन के साथ पाकिस्तान से बढ़ते तनाव को लेकर सीडीएस विपिन रावत का कहना है कि सीमाओं पर पूरी तैयारी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने पहुंचे विपिन रावत ने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में लोगों को वापस जाने के लिए सुविधाएं विकसित की जा रही हैं और लोग वापस लौटेंगे जिससे सीमाओं की सुरक्षा और सुनिश्चित होगी। आप लोग के पास ये क्वालिफिकेशन आज हासिल की गई है। देखिए सीमा की हम आपको बता चुके हैं, तैयारी हम पूरी है, सब तरह से हम तैयार हैं। हम सिर्फ ये चाहेंगे कि बॉर्डर इलाके जो हमारे खाली हो रहे हैं उनमें हमारी कोशिश ये रहे कि हमारे जो यहाँ के ग्रामीण वासी हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, वो वापस अपने गाँव में लौटें। और फिरोजाबाद में जसलई गांव में खेतों में घूमते मगरमच्छ को देखा गया। इसके बाद हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अधिकारियों से गुहार लगाने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मगरमच्छ की लंबाई इतनी ज्यादा थी कि वन विभाग इसे पकड़ नहीं पाई। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी गई। आगरा से संपर्क किया गया। मगरमच्छ पकड़ने के लिए वहां से एक एक्टिव टीम को रवाना कर दिया गया है। साहब हम जब खेतों पे आए तो यहाँ एक मगरमच्छ मिला हमको। फिर हमने गांव में खबर की तो सारे लोग एकत्रित हो गए यहाँ। फिर हमने टीम बुलाई है, टीम आ गई अभी, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए हैं। क्यों, क्या कह रहे हैं अभी पकड़ने की? उनके बस में नहीं है पकड़ने वाले। ऊपर कहीं फोन कर रहे हैं कि और टीम आ रही है, जाल और एम्बुलेंस क्या लेके आ रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। 2 घंटे हो गए इस घटना को। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।